हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2021 का पेपर सेट डी का क्वेश्चन के आंसर ले आए हैं। तो सभी प्रश्नों के हल आपको इस वीडियो पे मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पीडीएफ के लिंक के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाए। तो दोस्तों हम पेपर को हल करते हैं बिना टाइम गवाए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्रमांक 1 देखते हैं। तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनिए। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सेट है, सेट ए बी सी डी, तो आपको एक बार डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कर लेना है या प्लेलिस्ट चेक कर लेना है, आपको वहाँ आपका वीडियो मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, घर की याद में कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते थे? कविता पाठ करते थे क्या? नहीं, गीता पाठ करते थे। कौन सा पाठ करते थे दोस्तों? गीता पाठ करते थे। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा? इसमें ठीक है, यह वाक्य है, तो यह वाक्य कौन सा है दोस्तों? त्रिलोक सिंह का। किसका है? त्रिलोक सिंह का। फिर अगला है दोस्तों, तीसरा है हमारे पास, कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का से की जाती है? मतलब कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों वसौली से। किससे की जाती है? वसौली से। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोहन अगले वर्ष भोपाल गया था, इसमें अशुद्धि है, तो कौन सा अशुद्धि है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों काल संबंधी। कौन सा अशुद्धि है दोस्तों? काल संबंधी। फिर इसका दोस्तों पांचवा प्रश्न है, वीर भयानक और रौद्र रसों में की प्रधानता होती है, तो कौन सा प्रधानता होती है दोस्तों? यहां पास इसका आंसर है ओज गुण का। किसका? ओज गुण का। तो प्रश्न क्रमांक 1 का सभी आंसर ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है। तो इसमें है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहां पास प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला है, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां डैश डैश अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? विरोधाभास। ये तो सब जानते हैं। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सब ध्यान वाइस पे पसेरी मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ है दोस्तों? अच्छा बुरा एक समान। अच्छा बुरा एक समान इसका आंसर है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा इसका, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साय में डैश डैश लगाने की बात कही है, तो क्या क्या लगाने की बात कही है? छाव, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है चौथा, डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ है, तो इसका अर्थ है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों सचिव। क्या आंसर है? सचिव, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डैश डैश का पत्थर की एक पट्टी पतली है, किसकी दोस्तों? खड़िया की। किसकी? खड़िया की, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्रमांक 2 का आंसर है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों पहला है हमारा, निर्मला पुतल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? सत्य। क्या है? सत्य। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों क्या है? इसका आंसर हमें भी मालूम नहीं, यहाँ है असत्य, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों असत्य, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण विराम का प्रयोग किसी वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों क्या? सत्य। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है, तो इसका आंसर है दोस्तों सत्य। और पांचवा है दोस्तों, अरुंधति एक महाकाव्य है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? सत्य। तो ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 के सभी क्वेश्चन के आंसर हैं, तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, आओ मिलकर बचाएं, तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? निर्मला
पुतल। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न दूसरा है मेरी कहानी। तो मेरी कहानी का दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान में रजत की बूंदे, ठीक है, तो इसका दोस्तों अनुपम मिश्र, अनुपम मिश्र। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों पवन का तत्सम, तो इसका आंसर है पवन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा नाक में दम में शब्द शक्ति, तो इसका आंसर है दोस्तों क्या, लक्षणा। फिर ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो आपको भी नहीं होना चाहिए एक सब्सक्राइब और लाइक करने पर, तो ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों जिस काव्य में प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं दोस्तों, कौन सा काव्य कहते हैं, मुक्तव्य काव्य, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसे क्षमा ना किया जा सके, एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसका दोस्तों क्या है, अक्षमय, ठीक है। तो ये दोस्तों अक्षमय कहते हैं ना, अक्षमय पाप किया, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है बीट से क्या आशय है, तो बीट से आशय दोस्तों लेखन से है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है छायावाद, क्या, छायावादी, ठीक है, छायावादी युग के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया, तो किसका शेर सुनाया दोस्तों, गालिब साहब का शेर सुनाया, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग याद ही किए होंगे, गालिब साहब का 2-4 शेर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 6, कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग किन कमियों की ओर संकेत किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमने अभी नहीं लिखा है, अथवा का लिखा है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो चुकी थी, कृष्ण की भक्ति के लिए उसने राज परिवार को भी त्याग दिया था, उसके इस कृत्य पर लोगों ने उसकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब संसारिक को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति में रम चुकी थी। मीरा की अनन्य भक्ति कृष्ण की इस पराकाष्ठा को वावलेपन की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो इसी कारण लोग उन्हें क्या कहते हैं, बाबरी कहते हैं, ठीक है, बाबरी छोरी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया, तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा उत्तर, कवि को किसान की आंखों में डर लगता है परंतु फिर भी वह उसका वर्णन करता है क्योंकि वह समाज को उसके कष्टों व समाज के उपेक्षापूर्ण रवैयों के बारे में बताना चाहता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 8, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा इसका, पंडित अलोपी दीन रात में गिरफ्तार हुए थे कि खबर सब जगह फैल गई, दुनिया की जवान टीका टिप्पणी करने की से दिन हो या रात रुकती नहीं, ठीक है। तो अजीब बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना कहाँ तक ठीक है, तो इसका आंसर हमने नहीं लिखा है, इसका अथवा का आंसर लिखा है। तो यहाँ देखिए अथवा का, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तर है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते हैं। तो पहला है दोस्तों भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है, दूसरा है दोस्तों भारत माता कौन है, तीसरा है दोस्तों वह धरती कौन सी है जिसमें भारत माता कहते हैं, गांव की जिले की, गांव के मतलब गांव की या जिले की या सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की, तो ये प्रश्न बार बार नेहरू जी करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नादमय उच्चार का क्या अर्थ है, यह लता जी के गायन में किस प्रकार प्रकट हुआ, तो इसका आंसर है दोस्तों नादमय उच्चार का अर्थ है गीत के किन दो शब्दों का अंतर स्वरों आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरे जान से है। नादमय उच्चार से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते रह गए हैं। आगे है दोस्तों, गायिका लता मंगेशकर के गानों में नादमय उच्चार का सुंदरता से प्रयोग हुआ है। उनके गायन की विशेषता यही रही है
कि उनके द्वारा गाए गए गानों के शब्दों में नादमय उच्चार की गूंज लंबे समय तक श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर छाई रही। लता मंगेशकर के गानों में कोमलता और मधुरता स्पष्ट रूप से मुखरती होती रही, जिसका असर श्रोताओं के मानस पटल पर गहराई तक पड़ता रहा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11। लोग किस क्षेत्र की को 6 BC के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों को 6 BC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मौखिक संचार क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों, उत्तर है शाब्दिक या मौखिक संचार से तात्पर्य बोल चाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना है। प्रत्येक संगठन में सूचनाओं का एक बड़ा आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है। यह आमतौर लिखित संचार के लिए पसंद किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13, पत्रकारिता का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम इसका अथवा किए दोस्तों, समाचार की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर देखते हैं दोस्तों, समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं और मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यह हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप से सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिख जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होती है जिन्हें जानने से कि अधिक से अधिक लोगों की दिलचस्पी होती है और इनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला दोस्तों, घर का वेदी लंका ढावे। तो इसका आंसर है दोस्तों, घर का वेदी लंका ढावे का अर्थ होता है आपसी फूट में भेद खुलना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं दोस्तों, शराबी पर कभी भी भरोसा नहीं करना क्योंकि वे घर का वेदी लंका ढा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी का, मुंह में राम बगल में छुरी। ये तो बहुत फेमस है, मुंह में राम बगल में छुरी, मीठा बोल के कपट करना। तो इसका वाक्य प्रयोग करते हैं दोस्तों, जब दुश्मन अचानक से मेरी अच्छी अच्छी प्रेम पूर्वक बातें करने लगा तो मैं समझ गया जरूर इसके मुंह में राम और बगल में छुरी है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 15, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका अथवा हमने किया है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त ही वाक्य क्या है, काव्य है। ठीक है, फिर इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कोई 3। तो दोस्तों यहाँ पास आपको 3 बातें बतानी है कौन सी अच्छी लगी। तो इसमें मैंने ऐसे सिलेक्शन नहीं किया, ऐसी मतलब बता दिया। ठीक है, तो यहाँ देख लिए, मियां नसीरुद्दीन को अपनी काम से बहुत प्यार था। उनका काम रोटी बनाने का है परंतु वे उसे काम को के रूप में नहीं, एक कला के रूप में देखते हैं। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक ये हो गया। और दूसरा है दोस्तों, जब हम अपने काम को प्यार करने लगे तो बस काम नहीं रह जाता है, उन्हें बहुत प्रकार की रोटियां बनानी आती है, इसमें वह स्वयं गर्व करते हैं। ये हो गए दोस्तों। और फिर अपने काम का उन्हें इतना गहरा ज्ञान है कि उन्हें गर्व से भर दिया है। लोग प्रायः अपने काम को इतने गर्व से नहीं लेते, काम उनके लिए पैसे कमाने का जरिया है। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्रमांक 17, घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता के किन किन विशेषताओं का प्रस्तुत किया है, लिखिए। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारे पास, कविता में पिता के व्यक्तित्व का निम्नलिखित विशेषताओं का उकेरा गया है। तो पहला है दोस्तों, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे में उन्हें छुआ तक नहीं। ठीक है, फिर दूसरा है दोस्तों, वे खिलखिलाकर हंसते हैं। तीसरा है दोस्तों, वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड पेलते हैं। फिर अगला है दोस्तों, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पास, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वे गीता का पाठ करते हैं। और फिर अगला है इसका बाद दोस्तों, वे भावुक प्रवृत्ति के हैं, अपने
पांचवें बेटे के याद में उनकी आंखें भर आती है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला है, वे देश प्रेमी हैं, उनकी प्रेरणा पर ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 18, शास्त्रीय और तथा चित्रपट संगीत में अंतर। ठीक है, तो शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में अंतर देखेंगे तो ये दोस्तों हमारा उत्तर है, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर। तो पहला है दोस्तों गंभीरता का समावेश, और इसमें है दोस्तों चपलता का तथा जलद लय का समावेश। फिर अगला है दोस्तों इसका आघात तथा गीत का अधिक प्रयोग। फिर इसका है दोस्तों ताल सुर का विशुद्ध ज्ञान। ठीक है, फिर इसका है दोस्तों अगला तालों का अधूरा प्रयोग, और इसका है दोस्तों तालों का शुद्ध तथा परिकृष्ट रूप। और फिर इसका अगला है दोस्तों गानपन प्रधान है, और इसमें है दोस्तों रागपन प्रधान है। 4 लिखना था, 4 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कुंडलिया छंद की सौधारण परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर है कुंडलिया छंद। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद होता है, इसमें 6 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। इस तरह चरण में 24 मात्राएं होते हैं। ठीक है, फिर इसका उदाहरण दोस्तों घर का जोगी जोगन, आन गांव का सिद्ध। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 20 है यहाँ पास, हिंदी में विराम चिन्हों का क्या महत्व है, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले 2 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो इसका हमने नहीं लिखा है, इसका अथवा किया है, पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। तो बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो इसका किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पास देखिए दोस्तों इसका आंसर है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। इस बात से तात्पर्य यह है कि जिस तरह आचार या मुरब्बा को बनाकर हम उसे एक पात्र में लंबे समय के लिए रख लेते हैं, उसी तरह क्रोध को भी हम अपनी मन रूपी पात्र में लेंगे, वह धीरे धीरे आचार या मुरब्बे की तरह पक कर बैर का रूप धारण कर लेगा। कहने का तात्पर्य है कि क्रोध को मन में ही नहीं रखना चाहिए, तो वह बैर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, क्रोध को मन में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वह बैर का रूप धारण कर लेता है। फिर अगर इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 21, जिसका आंसर हमने नहीं दिया है। तो इसका आंसर आपको अपने बुक से लिखना है। ठीक है, अपने गाइड से लिखना है, बहुत बड़ा हो जा रहा है तो इसलिए हमने नहीं लिखा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 22, तो इसका आंसर भी हमने नहीं लिखा, तो आपको अपने गाइड से लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 23, तो इसका आंसर हमने लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। तो इसका अथवा हमने किया है भवानी प्रसाद मिश्र वाला, तो अथवा करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पास इनकी रचनाएं बहुत सारे हमने लिख दी हैं, तो आपको 2 रचनाएं ले लेना है। एक तो ले लीजिए गीत फरोश और दूसरा ले लीजिए सतपुड़ा के गजल। तो फिर ये 2 रचनाएं आप ले लीजिए। फिर आगे है भाव पक्ष, तो भाव पक्ष आपको पूरा लिखना है, और ये भाव पक्ष है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर यहाँ पास कला पक्ष है। ठीक है, तो कला पक्ष है, आपको कला पक्ष भी पूरा लिखना है। और फिर इसके बाद दोस्तों ये है साहित्य में स्थान, तो आपको ये पूरा लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 24, मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताओं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। ठीक है, तो 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। हम बहुत तेज पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत जल्दी ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास 2 रचनाएं, निर्मला और रंगभूमि। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। फिर अगला है दोस्तों हमारे पास इसका भाषा। ठीक है, तो इसका भाषा आप देख लीजिए। और फिर इसके बाद दोस्तों हमारा है ये भाषा है, और फिर इसके बाद दोस्तों हमारा शैली है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पास साहित्य में स्थान है। तो जितने पूछे थे उतने हमने आपको बता दिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों संचार की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो ये उत्तर रहा दोस्तों जनसंचार की विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पास आपको 4 नंबर का ये दिया गया है, तो आपको 4 विशेषताएं आराम से लिख देना है, छाप देना है। ठीक है, तो पहला ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। ये तीसरा हो गया, और चौथा ये हो गया, और ये 4 विशेषता हो गए, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 26, तो इसका आंसर हमने दिया है। तो गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम केवल क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है क्या, सत साहित्य की महत्ता। ठीक है, तो यहाँ उत्तर दे दिए हमने सभी का, आपको
सीधे हम उत्तर पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले का है, फिर ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है, ये पाँचवें का है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हो सकता है वहाँ पीडीएफ आपको लिए डाल दिया जाए। फिर यहाँ पास दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 है, तो इसका उत्तर हमने दिया है पहले का, अपने नगर के पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखकर डाकिये द्वारा डाक वितरण न किए जाने पर शिकायत करना है। ठीक है, तो ये उत्तर है दोस्तों, सेवा में श्रीमान पोस्ट मास्टर महोदय व्यवहारी जी शहडोल। ठीक है, यहाँ से आपको महोदय, ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पास महोदय। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा आपको ले लेना है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर इसके बाद धन्यवाद यहाँ पास, इसके बाद भवदी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 28 आ जाता है, जो कि हमने इसका आंसर नहीं दिया है, हो सकता है, तो आंसर हमने इसका नहीं दिया है, तो आपको अपने गाइड से लिख लेना है, निबंध ही तो है, देते तो पीडीएफ बहुत बड़ा हो जाता था, इसलिए हमने नहीं दिया और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी और हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए या ना आए फिर भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।